Yes, my dear students, very welcome to all of you in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, very good evening to all of you. My 12th class final year students, today this session goes to you for biodiversity in one shot. डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैंने प्रयास किया है कि आपको बायोडाइवर्सिटी एक वीडियो में रिप्रेजेंट करें, जिससे आपके प्रिपरेशन में आपको जल्दी हैरेसनेस या जल्दी आपको जो शॉर्टनेस प्राप्त हो, जल्दी आप कर सकिए। तो आइए जरा हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। यस डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी। आइए बायोडाइवर्सिटी को जरा हम देखें, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को आइए हम लोग देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आप इसका नोट्स देखना चाहें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी पर ये जो नोट्स है इसे आप ले सकते हैं। आइए जरा हम इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी की दुनिया। यस, देखिए बायोडाइवर्सिटी, ये देखिए बायोडाइवर्सिटी। क्या देखेंगे? दुनिया की अद्भुत कुतूहल। ये बायोडाइवर्सिटी का कमाल है, ये बायोडाइवर्सिटी की दुनिया है, ये बायोडाइवर्सिटी का संसार है। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा ये देखिए, क्या गजब की बात है। आइए, क्या क्या खूबसूरत है। अरे वाह! इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा है कि एलियन भी आसमां से जब जमी को देखता होगा, मेरे धरती को इतना खूबसूरत बनाया, सोचता होगा, परेशान भी होता होगा, हैरान भी होता होगा। उसको नहीं पता, शायद उसको नहीं पता कि ये सतरंगी परिधान पहन जो आनंदित हुई धरा है, ये हम सबके ही अभिनंदन में इसका आंचल हरा भरा है। मीन्स हमारे बायो स्टूडेंट्स इस बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, लिख लें, ताकि परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख करके बहुत हाईएस्ट मार्क्स को गेन कर लें। इसीलिए धरती अपनी सुंदरता के साथ हम सबको मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है, इसे हम लोग जानें। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। आइए, अब ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी इज मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक एंड रीजनल डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में उनकी बाह्य आकार प्रकार के आधार पर, उनकी कार्यकी के आधार पर, जो फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, जीन के आधार पर, एलील्स के बेस पर, या उसमें क्रोमोसोमों के डिफरेंस के बेस पर जो वेरिएशन आता है, जो भिन्नता आती है, या वो जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में रहते हैं, वहां के इन्वायरमेंटल इफेक्ट से उनमें जो वेरिएशन आता है, उस बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसी डिफरेंसेस को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल में देख सकते हैं। एक जेनेटिक लेवल पर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये वेरिएशन कैसा होता है? वेरिएशन इन वन स्पीसीज बाय चेंज इन जीन, एलील्स या क्रोमोसोम। एग्जांपल क्या है? राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउवोल्फिया वोमिटोरिया क्या है? ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली, डिफरेंट लोकेशन पर पाई जाने वाली एक प्लांट की स्पीसीज है। इससे रिसर्पिन नाम का एक केमिकल निकाला जाता है, जिससे कि जो मेडिसिन में यूज करते हैं। होता क्या है? ये रिसर्पिन हिमालय के डिफरेंट जोन से एक ही स्पीसीज में जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, एलेलिक वेरिएशन की वजह से, जो जब इसमें से रिसर्पिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन या क्वालिटी में डिफरेंस आता है, एक जैसा नहीं होता है। तो ये वेरिएशन कहां से आया? ये वेरिएशन उसके जीन के एलील में डिफरेंस वेरिएशन होने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बदल जाती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन मोर देन वन स्पीसीज इन ए रीजन, किसी एक ही क्षेत्र में
एक से अधिक स्पीसीज का प्रेजेंट होना, एक ही स्पीसीज के मेनी सब स्पीसीज का हो जाना, किसकी वजह से? सिंपली उसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे मैंगो की 1000 स्पीसीज और राइस की 50,000 स्पीसीज, किसकी वजह से? ये सब जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग देखना चाहें तो ये देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहां पे देखिए, ये स्पीसीज जनरली ये क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, स्पेसिएशन, स्पीसीज इंटरैक्शंस। यदि आप इस पर नोट्स पाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे चलिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पर फोकस करते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? ये 3 प्रकार का होता है। वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। अगर किसी एक ही कम्युनिटी के बीच में जो वेरिएशन की स्टडी की जाती है उसको अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। वेरिएशन इन 2 कम्युनिटी में जो वेरिएशन का स्टडी करते हैं उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और वेरिएशन इन मोर देन 2 कम्युनिटीज उसको गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा, ये जो डाइवर्सिटी होती है ये क्या होती है? ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि हम पाई चार्ट के माध्यम से इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो आइए जरा देखते हैं पाई चार्ट के माध्यम से। अच्छा, यहां पे हम इसको फोकस देंगे। पाई चार्ट के आधार पर अगर देखें पूरे वर्ल्ड में इनवर्टिब्रेट्स का जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो यहां देखिए बेटा, यहां पर जो स्पीसीज हैं वो मोर देन क्या है? इसमें इंसेक्ट्स का नंबर हाईएस्ट है। इसके बाद अदर्स आते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स ही हैं, लेकिन न तो वो इंसेक्ट हैं, न वो मोलस्क हैं, न तो क्रस्टेशियन हैं। तो ऐसी स्पीसीज में अगर हम देखें स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो इंसेक्ट का नंबर सबसे हाई होता है, मैक्सिमम। इसके बाद अदर्स आते हैं, अदर्स से मैक्सिमम मोलस्क होते हैं, और मोलस्क से हाईएस्ट क्या होते हैं? मोलस्क से लेस क्रस्टेशियन। इंसेक्ट सबसे हाई, इसके बाद अदर्स, इसके बाद मोलस्क, इसके बाद क्रस्टेशियन का नंबर आता है। जब हम स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी वेरिएशन देखते हैं इस वर्ल्ड में। अगर हम वर्टिब्रेट्स स्पीसीज का क्या देखें, इस पाई चार्ट के माध्यम से अगर उसमें वेरिएशन देखें तो हम पाते हैं कि इसमें जो फिशेस हैं, फिशेस क्या है? सबसे मैक्सिमम नंबर में है। इसके बाद फिशेस के बाद बर्ड्स का नंबर आता है, ये देखिए। बर्ड्स के बाद फिर रेप्टाइल्स का नंबर आता है, रेप्टाइल्स के बाद फिर मैमल्स आते हैं, और मैमल्स के बाद तब एम्फीबियंस का नंबर आता है। यानी अगर एनालिसिस करें तो वर्टिब्रेट्स में हाईएस्ट रैंक पर जो है ये फिशेस हैं, और लोवेस्ट पर एम्फीबियंस हैं। बीच में फिशेस से कम बर्ड्स, बर्ड से अधिक फिशेस, बर्ड से कम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से अधिक बर्ड्स। इसके बाद रेप्टाइल से कम मैमल्स, मैमल से अधिक रेप्टाइल्स, और मैमल से कम एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से अधिक मैमल्स का जो है ये कैटेगराइजेशन, स्पीसीज मैग्नीट्यूड हमको जो है इस हमारे बायोस्फीयर में प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगर प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में स्टडी करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी को लेकर के, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हाईएस्ट रैंक पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है फंगस का है, इससे कम एंजियोस्पर्म्स का है, इससे कम एल्गेस का है, इससे कम मॉसेस का है, और सबसे कम लाइकेंस का है। तो ये पाई चार्ट हमको जो है ये प्लांट्स की स्पीसीज का वेरिएशन का मैग्नीट्यूड दर्शाता है, ठीक है। अगर इस प्रकार से स्पीसीज के मैग्नीट्यूड का बारे में और देखें तो यहां देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंट, चींटियों का कि 20,000 प्रजातियां, बीटल्स के 3 लाख स्पीसीज, फिशेस के 28 स्पीसीज, आर्किड्स के 20,000 स्पीसीज, ये केमेंस 1000,
और मैंगो की 1000 स्पीसीज और राइस की 50,000 स्पीसीज ये एक्सप्लेन करती हैं स्पीसीज वेरिएशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर मैग्नीट्यूड के बारे में ध्यान दें तो इंडिया हैज 2.4% एरिया बाय वर्ल्ड एरिया। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4% एरिया कवर करता है, किंतु डाइवर्सिटी के बेस पर पूरे विश्व की डाइवर्सिटी का 8.1% डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया में है। इतना ही नहीं, विश्व के 12 महा विविधता वाले देशों में, मेगा डाइवर्सिटी वाले कंट्री में इंडिया भी अपना 1 पोजीशन, एक स्थान रखता है। ठीक है, इंडिया हैज 44, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में 45,000 ये जो प्लांट्स की हैं और 90,000 एनिमल्स की स्पीसीज रहती हैं। ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है लगभग 70 लाख के लगभग है, यानी 7 मिलियन के लगभग है, जिसे रिपोर्ट जो है रॉबर्ट मोए कर रहे हैं। ठीक है, ऑन अर्थ, अर्थ पर रॉबर्ट मोए के हिसाब से अर्थ पर 70% एनिमल्स, 22% एल्गी और 22% में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म आते हैं और रिमेनिंग 8% में अनआइडेंटिफाइड प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग अगले पेज पर फोकस करें तो आइए देखते हैं पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यानी क्या धरती पर ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, क्या वो हर जगह इक्वल है, सम है या अनइक्वल है। तो हमें इसका उत्तर मिलता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इज नॉट इवन ऑन एनीवेयर ऑन द अर्थ। धरती पर किसी भी स्थान पर जो जैव विविधता है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप ध्यान दीजिए, पैटर्न के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आइए देखते हैं पैटर्न के बारे में। हेलो, बायोलॉजी टर्म पैटर्न कैन बी रिफर टू वेरियस recurring arrangement sequences observed in living organism and biological process. Given our class context, I think you might be interested in inheritance patterns. These are predictable Wells traits and inherited from parents to offsprings. Here is the way you should keep it in mind. ठीक है, medicinal inheritance, these are the some facts. But if you want to look the images about the different type of patterns of diversity in different ways in the world, we can find these are the pattern of distribution of the livings and these are the pattern of distribution of livings you can see. And dear student, now let us move on next page. What is the pattern of diversity on the earth? Dear students, first of all we should look this globe, equator area, this, look this, okay. Dear students, ये अर्थ का एक ग्लोब दिया है, यहां पे कुछ माइन्यूट पॉइंट्स हैं। हम डाइवर्सिटी पैटर्न को जानने से पहले जरा इसका अध्ययन कर लें। तो ध्यान रखिएगा, ये किसी भी ग्लोब में, किसी भी फिगर में जो ऊपर का पोर्शन होता है वो उत्तर की तरफ डाइवर्ट करता है और नीचे वाला साउथ को। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका जो है अर्थ है और अर्थ का ग्लोब है, ग्लोब का ये साउथ पोल है और वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस पोल पर आइए देखते हैं, यहां पर ये जो नॉर्थ पोल है ना, और अर्थ के इस ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींची हुई प्रिज्यूम की गई है, खींची नहीं गई है, प्रिज्यूम की गई है, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहां देखिए, इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में कैंसर लाइन है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री साउथ पर ये कैप्रिकॉर्न
लाइन है, ये जो है इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार से कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन के बीच में ये जितना जोन है इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है। ये क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जो पूरे वर्ष भर क्या होता है, हॉट होता है, रेगुलर यहाँ पे रेनिंग होती है, यहाँ का वेजिटेशन फ्लोरा फ्यूना दोनों हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस मैक्सिमम होती है। इससे 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कैंसर से ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ और कैप्रिकॉर्न से ठीक 23.5 डिग्री साउथ में, यानी इससे 23.5 डिग्री दक्षिण, इससे 23.5 डिग्री उत्तर, ये जो देख रहे हैं ये एरिया टेम्परेट जोन होता है। ये टेम्परेट जोन है, ये इतना टेम्परेट जोन है, ये इतना टेम्परेट जोन है। तो टेम्परेट जोन का जो वेरिएशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या होता है, हमेशा ट्रॉपिकल जोन से कम होता है, ठीक है। तो अगर देखें यहां पर उसी चीज को अगर हम फार्मूला में या एक प्रिंसिपल के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या हो गया, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, यानी ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड की ग्रेडियंट्स बढ़ता जाएगा। यहां 0 डिग्री है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 23.5 और इसके बाद 66.5 डिग्री बढ़ता गया। इससे नीचे आएंगे तो भी डिग्री बढ़ेगी। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये फार्मूला ये बता रहा है कि इस डिग्री से, इस 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी लैटिट्यूड का क्या होगा, ये लैटिट्यूड का क्या होगा, जैसे से ग्रेडियंसी बढ़ेगी यानी संख्या बढ़ेगी, या नीचे आने पे जो संख्या बढ़ेगी, तो इसके संख्या बढ़ने के साथ साथ जो स्पीसीज रिचनेस क्या है वो घटती जाएगी। यानी यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी स्पीसीज रिचनेस घटेगी, यहां से अगर नीचे आएंगे तो भी स्पीसीज रिचनेस घटेगी। इसी को एक लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। अब आगे चलिए, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ध्यान से देखिए, ये आपका सी लेवल है, क्या है, समुद्र तल, सी लेवल है। ये जो सी लेवल यहां बना है, सी लेवल से ऊंचाई माने अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सी लेवल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, पहाड़ियों के ऊपर, पठारों के ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी स्पीसीज रिचनेस क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। नीचे से ऊपर जाने पर स्पीसीज रिचनेस घटेगी और ऊपर से नीचे आने पर स्पीसीज रिचनेस ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इसी बात को अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, यानी अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीसीज रिचनेस घटेगी और अल्टीट्यूड जैसे जैसे घटेगा स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। ये दोनों चीजें यहां से एक्सप्लेन हो रही हैं। अब आगे इस बात को किसने बताया, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक नेचुरलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू ए लिमिट। उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि किसी एक क्षेत्र में जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सप्लोर अन्वेषण का क्षेत्र को हम बढ़ाते चले जाते हैं, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, बट ओनली अप टू लिमिट। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट जो है एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी है, वो फैक्टर है जिसे हम लोग ने अभी पॉपुलेशन ग्रोथ वाले चैप्टर में पढ़ा कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर, जो क्या करता है, एक निश्चित लिमिट के बाद भोजन की उपलब्धता, वहां पर प्रेडेटर प्रेशर और एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस और जो आपके होते हैं क्या कहते हैं कि जो डिजीज के इफेक्ट्स होते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, ये जाकर के बंद हो चुका है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे संदेह हो गया था कि शायद वीडियो थोड़ी सी बंद हो गई है, लेकिन कंटिन्यू है। जब वो बड़ा वाला आ जाएगा तब बंद होगा, अभी तो चालू है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये स्पीसीज रिचनेस का और उसके अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का प्रभाव है। साथ ही साथ इसी रिस्पॉन्स में जहां पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ने की जो सूत्र है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का फार्मूला भी है, जहां पर उन्होंने क्या काम किया था, एक एरिया स्पेस रिलेशनशिप, एरिया और स्पेस में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हुए ये प्रिंसिपल दिया कि अगर किसी एरिया के हम किसी क्षेत्रफल को अगर कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो उसके क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ साथ उस एरिया की स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है। हम बार बार स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? स्पीसीज रिचनेस का मतलब किसी भी क्षेत्र में जितने अधिक प्रकार की प्रजातियां होंगी वहां की स्पीसीज रिचनेस उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी कम प्रजातियां होंगी वहां की स्पीसीज रिचनेस उतना ही कम होगी। तो ये क्या कह रहे हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट सर का कहना यह है कि अगर किसी क्षेत्र में हम उस एरिया के साइज को बढ़ाते जाएं, एरिया को बढ़ाते जाएं, क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएं, तो उसी के अनुरूप क्या हो जाएगा, वहां उस एरिया में जीवों की स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस बात को, ठीक है, ये बात बताई। अब आगे चलिए, स्पीसीज पैटर्न पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां जो हम लोगों ने इस ग्राफ को देखा उसी संदर्भ में क्या हुआ, ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी इज मोर देन टेम्परेट डाइवर्सिटी। टेम्परेचर के बेस पर अगर चर्चा करें तो हमने क्या देखा, ये ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया की डाइवर्सिटी हमेशा टेम्परेट एरिया की डाइवर्सिटी से हाई होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत की बातें पैटर्न को लेकर गई। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करने से पहले हम लोग जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने जैसा भी कहा कि विद इन एरिया विथ इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस, विथ इंक्रीजिंग एरिया साइज स्पीसीज रिचनेस आल्सो इंक्रीज बट अप टू ए लिमिट। यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर हम अन्वेषण की दृष्टि से क्या काम करते हैं, वहां पर जाति विविधता का अध्ययन करते हैं, तो जैसे जैसे एरिया की साइज बढ़ती जाती है वहां पर उपस्थित जीवों की भी जो विविधता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन उसमें एक कंट्रोल पॉइंट होता है, बट अप टू ए लिमिट। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट वही है प्रकृति का प्रेशर, भोजन की अनुपलब्धता, शिकारियों का दबाव, बीमारी होना, मौसम का प्रतिकूल हो जाना, ये सब कारण क्या है, ये वहां पर स्पीसीज रिचनेस में बाधक होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। इसी बात को उन्होंने अप टू ये लिमिट शब्द कह करके एक शब्द में निपटा दिया। तो क्या कहते हैं, इनका कहना यह है कि यदि कोई एरिया है, जैसे ये एरिया है, यहां पर स्पीसीज रिचनेस को वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं। अगर एरिया को हम बढ़ाते जाएं, एरिया को बढ़ाते जाएं तो स्पीसीज की रिचनेस क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक। लेकिन एक लिमिट के बाद जब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करने लगेगी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घटने लगेगी। अगर यहां पर इस ग्राफ पर अगर हम स्पीसीज रिचनेस को अगर यस से प्रेजेंट करें तो स्पीसीज रिचनेस यस बराबर होगी CA/Z स्क्वायर। सी क्या है, इस पर इंटरसेप्ट, यहां जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू ये सी कहलाएगी, सी की वैल्यू और वहां का जो एरिया है उस एरिया के मल्टीप्लिकेशन टू द पावर, इस पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी जो रिग्रेशन इसको मिनिमाइज करने वाला जो फैक्टर काम कर रहा है उसके वैल्यू, उसके गुणांक यानी उस पर इंडेक्स लगा दे, जो वैल्यू आएगा वो जो है इस लाइन पर स्पीसीज रिचनेस को शो करता है। अच्छा, अगर इसी लाइन को अगर हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी एरिया में अगर किसी भी जीव के क्षेत्र और जात की संपन्नता यानी रिचनेस, अधिकता के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो किसी भी टेक्सा, कोई भी टेक्सा हो, कोई भी एरिया हो धरती पर, अगर उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोल प्राप्त होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोल के रूप में प्राप्त होता है। भाई एक मिनट जरा मारिए, जो कुत्ते ना बांट दीजिए, उनको डिस्टर्ब न करें। तो रेक्टेंगुलर पैराबोल के रूप में प्राप्त होता है। अब इसी रेक्टेंगुलर पैराबोल के लिए यहां पर स्पीसीज रिचनेस का वैल्यू CA टू पावर Z होगा।
ठीक है, यहां पर यस जो है स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिग्रेशन कोफिशिएंट को बताता है, ए जो है एरिया को बताता है और सी जो है वाई एक्सिस पर कितना स्पीसीज रिचनेस है उसकी वैल्यू को बताता है, उसकी रिचनेस को बताता है। और यहाँ पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जेड की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू जो है डिफरेंट टेक्सा के लिए डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होती है। इसके वैल्यू के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक चीज आपको यहीं पे ये बता देते हैं कि यदि किसी भी एरिया के लिए, किसी भी जात के लिए अगर स्पीसीज रिचनेस और एरिया में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको रेक्टेंगुलर पैराबोल प्राप्त होता है। लेकिन इसी स्पीसीज रिचनेस को शो करने के लिए अगर हम लॉगरिथमेटिक ढंग से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, लॉग स्केल पर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, log s बराबर हो जाएगा log c प्लस जेड log a। इसी के लिए अगर उसको log के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए ये फार्मूला बनेगा, और अगर विदाउट log अगर स्पीसीज रिचनेस हम निकालना चाहें तो उसके लिए इस फार्मूले को उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए जेड की वैल्यू के बारे में, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट माने कहीं पर विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, स्पीसीज बढ़ रही है, उस स्पीसीज को बढ़ने से रोकने वाले कारक क्या होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब यहां पे देखिए वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 आती है उस एरिया के लिए, जैसे कोई कंट्री हो, किसी देश के लिए, किसी भी प्रजाति के जीवों की जो स्पीसीज रिचनेस होती है उसके लिए जेड की वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 आती है किसी कंट्री के लिए। लेकिन यही वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाती है जब वो बड़ा लार्ज एरिया होता है, जैसे कोई कॉन्टिनेंट, कोई महाद्वीप है, किसी महाद्वीप के लिए वैल्यू ये आती है। लेकिन तीसरा पॉइंट है, कुछ विशेष टैक्सा के स्पेसिफिक जो है लिविंग्स होते हैं, जैसे फ्रूगिवोर्स, फल भक्षी पक्षी, फलों को खाने वाले पक्षियों के लिए, मैमल्स के लिए, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में रहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले, जहां ज्यादा गर्मी होती है उस क्षेत्र में रहने वाले जो मैमल्स हैं या जो फल भक्षी पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1.15 होती है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस प्रकार से अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने इस फार्मूले द्वारा ये सारी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो आइए इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कुछ विशेष है इसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, ये देखिए इकोसिस्टम सॉल्यूशन क्या इंपॉर्टेंस है, ये इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस है, जिसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोट्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इमेज के रूप में हम लोग देखें द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, यहां पर ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये बातें ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो आइए अब हम लोग क्या काम करते हैं, इंपॉर्टेंस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का हमारे लिए क्या महत्व है, यह बात इंपॉर्टेंट है। यह जानने के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे। एक पॉल एहरलिच है, पॉल एहरलिच के कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिवेट पापर हाइपोथेसिस वाले प्रिंसिपल को हमें जानना होगा, और डेविड टिलमैन के प्रिंसिपल को हम लोगों को जानना होगा। तो पॉल एहरलिच और डेविड टिलमैन नाम है, डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या कहा, डेविड टिलमैन ने बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ईयर टू ईयर टोटल बायोमास प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में जो साल दर साल वहां का जो जैव भार की उत्पादकता होती है वो हमेशा क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है।
यानी जैसे जैसे इकोसिस्टम का क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होगा, रिचनेस बढ़ेगी बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम में जैसे जैसे रिचनेस बढ़ेगी बायोडायवर्सिटी की, वैसे वैसे ही उसी अनुक्रम में वहां की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन टेलमैन का कहना यह है कि यह ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये बात थोड़ा सा अटपटा लग रही है, समझने का फर्क है। समझने का फर्क है, जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, वहां पर 10,000 प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने बायोमास का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को वो दे रहे हैं, वहां पर कंज्यूम करने वाले 5,000 कंज्यूमर्स हैं। तो प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर्स ने उसमें से 5,000 कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर लिया, बचा कितना, 5,000। 5,000 की वैल्यू में क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है बची। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, प्रोड्यूसर की संख्या जो है 15,000 हो गई, 10,000 से 15,000 हो गई। लेकिन उसी एवरेज में कंज्यूमर्स की भी संख्या 5,000 से बढ़कर के 10,000 हो गई। तो क्या होगा, प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होगी माइनस रेस्पिरेशन में ये जो कंज्यूम करेंगे, इस दोनों को मिलाकर के बायोमास का नेट कितना आ जाएगा, 15 में से 10 निकला, फिर भी 5,000 आया। पहले साल भी 5,000 था, इस साल भी 5,000 हुआ। तो यहां पर इस प्रकार से ये बात जो बता रहे हैं उसमें ये बात छिपी हुई है, ठीक है। और इनका जो प्रिंसिपल है, अगर उसको हम फॉर्मुलिफिकेशन करें तो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि विथ इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। किसी भी इकोसिस्टम की अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग रिवेट-पार्पर हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिवेट-पार्पर हाइपोथेसिस किसकी दी गई थी, ये पॉल एहरिस की दी गई थी। पॉल एहरिस महोदय ने क्या काम किया कि पूरे इस विश्व के यानी बायोस्फीयर कि जितना भी जो लार्ज जो है इकोसिस्टम है उसकी तुलना जो है एक प्रकार के हवाई जहाज से की, एक एरोप्लेन से उसकी तुलना की। और उन्होंने कहा कि ये जो रिवेट्स हैं, प्लेन में लगे हुए जो रिवेट्स होते हैं, नट होते हैं, वो दैट इज इक्वल टू, वो रिवेट्स बराबर होते हैं, समान होते हैं किसके, किसके इकोसिस्टम में पाए जाने वाली स्पीसीज से। तो एरोप्लेन इज इक्वल टू ecosystem and the rivet of aeroplane is equal to species of ecosystem and seat के rivets, window के rivets is equal to species of simple species of the ecosystem। but पंखे के, जिससे पंखा घूमता है, उसका रिवेट इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट स्पीसीज जस्ट लाइक प्रोड्यूसर स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। एंड उसमें एरोप्लेन में बैठे हुए पैसेंजर इज इक्वल टू द डिस्टर्बिंग और द मिनिमाइजिंग और द लूजिंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले कारक बराबर उस एरोप्लेन में बैठे हुए पैसेंजर। एक्सप्लेन करते समय रिवेट-पार्पर ये एहरिस साहब ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर, जहाज रुके कहीं पर, जहाज रुकने के बाद हर पैसेंजर अगर ये ठान ले कि हम एक नट इस प्लेन से लेके जाएं, अपने सीट का नट खोल दिया, अपने सीट का नट खोल दिया तो ठीक है, मानते हैं कि कोई हवाई जहाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही किसी सिंपल स्पीसीज जैसे कि ये जो होते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में कि जंगलों में रहने वाले जो ट्री वाले हाइला फ्रॉग हैं, अगर उसको कोई मार दे तो क्या होगा, तुरंत तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सीट के नट को हटा देने से उस पर इकोसिस्टम पर या हवाई जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका परिणाम देर से नजर आएगा। जैसे चाइना ने एक बार जो सिंपल स्पैरो की स्पीसीज की किलिंग के लिए क्या किया, आदेशित कर दिया। एक साल के अंदर वहां जितने गौरैया की प्रजातियां थी स्पैरो, उसको मार दिया गया। मारने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, वो साल कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि किसी ने विंडो का जो है वो निकाल लिया, क्या कहते हैं, रिवेट निकाल लिया, विंडो खुल गई। अब हवाई जहाज कैसे उड़ सकती है, अरे भाई खिड़की खुल जाएगी तो भी हवाई जहाज उड़ेगी, लेकिन नतीजा तो तब होगा जब हवाई जहाज टेक ऑफ करेगी।
तब क्या होगा, जब हवा उसमें भरने लगेगा तब पैसेंजर को पता लगेगा। वैसे ही क्या हुआ, उसी एवरेज में पहले साल तो पता नहीं लगा, लेकिन बाद में इतने ज्यादा इंसेक्ट चाइना में बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि वहां के लिए एक सरदर्द बन गया। चाइना गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा, यहां से स्पैरो को एक्सपोर्ट किया गया, उन्होंने इंपोर्ट किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, और जाकर के जब वहां पे स्पैरो फिर से स्टेब्लिश हुए तब जाकर के इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को ओवर कंट्रोल किया जा सका। तो ये माइनर मिस्टेक था, एक खिड़की के नट को हटाने का परिणाम था, एक स्पीसीज को एनवायरमेंट इकोसिस्टम से एक्सटेंड करने का, डिलीट करने का नतीजा था। इसी प्रकार से आगे पॉल एवरे साहब ये कहते हैं कि इसी प्रकार से यदि कोई ऐसा करे कि हवाई जहाज के पंखे के ही नट को निकाल ले, तब तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट प्लेन क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी। वैसे ही अगर किसी इकोसिस्टम में लीडिंग स्पीसीज को, प्रोड्यूसर की स्पीसीज को अगर हम डिमोलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर डिपेंड रहने वाले हर्बीवोर्स मर जाएंगे, उस हर्बीवोर्स पर डिपेंड रहने वाले कार्निवोर्स मर जाएंगे। इस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम डैमेज कर जाएगा। एट लास्ट ये बात कही जा रही है ओवरऑल कि इस इकोसिस्टम में, इस दुनिया पर कोई भी जीव जिस भी मामले में है, उनका इंपॉर्टेंस हमको भले न मालूम हो, लेकिन इस नेचर को मालूम है कि उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं। ईच एंड एवरी स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट टू द अर्थ इन दिस बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी भी स्पीसीज को डैमेज नहीं करना चाहिए, और जिससे कि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन भी इस एनवायरनमेंट के ब्यूटी को एंजॉय कर सके, इसके फ्रूट्स को एंजॉय कर सके, इसके अचीवमेंट्स को एंजॉय कर सके। ठीक है, तो यहां पर अब ये बात आगे बढ़ती है कि व्हाट इज द यूटिलिटेरियन। हम इतना क्यों प्रयास करें, हम भाई प्रश्न उठ सकता है कि हम एनवायरनमेंट को, हम इस बायोडायवर्सिटी को क्यों सेव करना चाहें, हम क्यों इसको इतना सेव करें, इतने ज्यादा जद्दोजहद, इतनी ज्यादा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन क्यों दी जा रही है। हम नहीं करने वाले हैं, नहीं करना होगा, करना होगा। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपको इसकी यूटिलिटी नहीं मालूम है। तो आइए, अब हमारा लेसन कह रहा है कि हमारे बायोडायवर्सिटी की यूटिलिटी क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो इसकी यूटिलिटी को 3 सेगमेंट में बांटा गया है। यहां से देख लीजिए, नैरोली यूटिलिटेरियन, इसकी जो कम, निचले दर्जे, मामूली तौर पर जो इसकी प्रायोगिकता है, क्या है, इकोसिस्टम से ही हमको फूड मिलता है, फायरवुड मिलता है, लकड़ियों, आग जलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ियां प्राप्त होती हैं, फर्नीचर, घर बनाने के लिए, सोफा बनाने के लिए, दरवाजा बनाने के लिए फर्नीचर प्राप्त होते हैं, और इसके बाद मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, औषधियों को प्राप्त करने वाले पौधे या औषधियां हम जो है बायोडायवर्सिटी में पाए जाने वाले पौधों से ही उत्पन्न करते हैं। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रेजिन है, गम है, वो पेंट है, वो सब क्या करते हैं, वो हम लोग प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। और प्लांट क्या है, ये जो है हमारे इकोसिस्टम के क्या है, चैनल हैं या यूनिट हैं। ब्रॉडली, बृहद रूप से क्या हमारी सेवा करता है ये बायोडायवर्सिटी। तो डियर स्टूडेंट, इकोसिस्टम एक सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस क्या है, सर्विस क्या है, अमेजन फॉरेस्ट जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमारे जीने के लिए जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो देता है। आप समझिए, अमेजन फॉरेस्ट क्या होता है, अमेजन का जो फॉरेस्ट है, जिसको अर्थ का लंग भी कहा जाता है, टोटल जितना ऑक्सीजन इस संसार के सब प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, उसका 20% केवल अमेजन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप टोटल ऑक्सीजन, जो धरती पर जितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है उसका 20% केवल अमेजन देता है। और अमेजन इज द लंग ऑफ अर्थ एंड आल्सो इट इज द पार्ट एंड पार्सन ऑफ द बायोडायवर्सिटी। पॉलिनेशन, अगर दुनिया में पॉलिनेशन न हो, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन एक स्पीसीज को जो पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन, प्लांट और पॉलिनेटर्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है,
और पॉलिनेशन का परिणाम है फ्रूट्स और सीड्स हमको प्राप्त होते हैं। अगर ये ना हो तो हमको फ्रूट और सीड्स न मिले। तीसरी सर्विस है पॉलिनेटर्स का। पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स से हमको हनी और नेक्टर प्राप्त होता है। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है जो हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो ये चीजें जो है हमको सर्विसेज के रूप में प्राप्त होती हैं। और फूड प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्राउट प्रोटेक्शन, बाढ़ से सुरक्षा और ड्राउट से सुरक्षा, सूखे से सुरक्षा कौन देता है? जो सॉइल इरोजन होता है इससे सुरक्षा कौन देता है? इकोसिस्टम ही देता है। और क्या होता है? इथिकल वैल्यू में क्या है? एस्थेटिक प्लेजर, ये क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में है। एस्थेटिक प्लेजर में क्या है कि हम जब किसी इकोसिस्टम को देखते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये सारी खुशी कौन देता है? ये सारी खुशी हमको कौन देता है? ये हमको जो है एनवायरनमेंट या हमारा इकोसिस्टम ही देता है। और साथ साथ इथिकल वैल्यू क्या है? इथिकल वैल्यू में बता रहे हैं कि इसकी इंट्रिंसिक और मोरल दो वैल्यू ये प्रोवाइड करता है। इथिकल वैल्यू में क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑन अर्थ इन नेचर। इस माइक्रोब्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का ये जो इंपॉर्टेंस है, ये जो है वही बात जो भी बताया कि हर किसी का इंपॉर्टेंस इस अर्थ पे है, क्योंकि कोई ना कोई किसी दूसरे के फूड चेन का एक क्या है? पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए कहीं पे अगर कोई गैपिंग होगी तो उस पर निर्भर रहने वाले वो सभी जीव क्या होंगे? उससे अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तीसरी चीज क्या है? मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू कह रहे हैं इट इज आवर ड्यूटी टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम सो दैट आवर कमिंग जनरेशन कुड एंजॉय इट। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस एनवायरनमेंट, इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें, सेव करें, क्योंकि हमें जीने के लिए हमारे लिए सारी सुविधाएं हमको प्रोवाइड करता है। तो जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारी कमिंग जनरेशन भी इसको उसी रेशियो में एंजॉय करती रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी का लॉस क्या है? तो बायोडायवर्सिटी के लॉस के बारे में अगर हम देखें तो हमारी क्या है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस क्या है? किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाना। उस लॉस का परिणाम क्या है? इस पर जो है दिए हैं कि इस पर एक चीज आप जान लीजिए, अभी तक बायोडायवर्सिटी का लॉस आज नहीं हो रहा है। लगभग अर्थ का जो अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन जो है 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। 3 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर क्या हुआ? लाइफ की ओरिजिन हुई, लाइफ की ओरिजिन हुई। ठीक है, और तब से लेकर के अब तक अर्थ पर ये जो बायोडायवर्सिटी है, इसके महाविनाश की 5 एपिसोड्स घट चुके हैं। ये छठा एपिसोड इसमें चल रहा है। 6th एपिसोड इज कंटिन्यू। ये जो छठा एपिसोड है, अगर रेट देखा जाए तो इसकी पहले के जो 5 एपिसोड महाविनाश के धरती पर हो चुके हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये छठा एपिसोड पिछले एपिसोड से 100 से लेकर के 1000 टाइम मोर है, मोर देन दैट ऑफ 5 एपिसोड्स। और यह भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि यदि यह महाविनाश का छठा एपिसोड अगर इसी तरह चलता रहा तो कंडीशन क्या होगी? इकोलॉजिस्ट वार्न अस ऑन दिस रेट दैट इफ द present trend continue, nearly half of the species will continue, then half of all species on the earth might be wiped out within the next 100 years. आने वाले 100 वर्षों में इस धरती का टोटल बायोडायवर्सिटी हाफ हो जाएगी। इतना ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा, बहुत सारी प्रजातियां क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगी। अब तक जो एक्सटिंक्ट प्रजातियां हैं, अगर उसका एक डाटा हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन of nature and natural resources
2004 की रिपोर्ट, जिसे रेड डाटा नोटिस भी कहते हैं, इसने क्या दिया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, अब तक धरती से जितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं पिछले 500 सालों में, उसका रिपोर्ट देता है क्या कि 784 स्पीसीज हैज एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। इस धरती से 784 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 87 स्पीसीज प्लांट्स की इस धरती से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी भी जो रिसेंट स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हुई हैं उसमें मॉरिशस का डोडो, अब आप जरूर डोडो को देखना चाहेंगे, आइए आपको दिखा दें मॉरिशस का डोडो। आइए देख लेते हैं मॉरिशस के डोडो को। यस डियर स्टूडेंट्स, मॉरिशस के डोडो को इमेज देख लीजिए। ये तो अगर कमेंट्स आप लिखना चाहें डोडो पर तो ये आप देख सकते हैं, आप इमेज देख लीजिए। ये देखिए, ये डोडो है, ये मॉरिशस का डियर स्टूडेंट डोडो है, जो इस समय हमारे बीच से अनुपस्थित हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ये देखिए डोडो, ये आपका डोडो है, ये आपका डोडो है, जो क्या हुआ है इस समय रियल फुटेज, ये क्या है, ये अदृश्य हो चुके हैं। ये सभी पक्षी अब हमारे बीच में नहीं है। क्यों? ये एक्सटेंशन, जो करंट एक्सटेंशन हुआ है वो विलुप्त हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो अफ्रीका क्वेगा है, अफ्रीका क्वेगा भी क्या हो रहा है, हमारे बीच में विलुप्त हो चुका है। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेगा पर अगर आप कुछ कमेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको नोट्स के रूप में लाभदायी होगा। और इमेज अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये क्वेगा है। ठीक है, ये प्रजाति इस समय विलुप्त हो चुकी है। डिटेल आप देख सकते हैं, ये क्वेगा है जो एक तरह से किसके जैसा, आधा गधा आधा जेब्रा जैसा लग रहा है, ये क्वेगा है, ये विलुप्त हो चुका है। ये देखिए, ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का थैलेशियन स्पीसीज, इसको देखना चाहें अगर हम लोग, आइए इसको भी देख लेते हैं। इस पर अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स कुछ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी सुविधानुसार इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। आइए हम लोग जरा इमेज इसका देखते हैं। ये देखिए, ये थैलासियन है, देख रहे 30 सेंटीमीटर से 12 इंच इसमें वैल्यू दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये थैलासियन की स्पीसीज है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थैलासियन स्पीसीज हो गया। स्टेलर्स सी काऊ जो रशिया की है और जो विलुप्त हो चुकी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। स्टेलर्स सी काऊ एक्सप्लोर्ड, ये क्या है, हंटिंग तस्मानियन टाइगर, ये नहीं, अभी वो चीज नहीं आया, डियर स्टूडेंट। स्टेलर्स सी काऊ, कंपटीशन डिजीज हंटिंग थैलेशियन शिकागो पर जो है थैलेशियन शिकागो, ये नहीं आ रहा है। रुकिए, एक बार फिर से प्रयास करता हूं। स्टेलर्स शिकागो ऑफ रशिया, शिकागो ऑफ रशिया, शिकागो, संभवतः अब हम लोगों को मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, शिकागो पर अगर आप शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप शिकागो पर नोट लीजिए। हम लोग इमेज जरा देख लेते हैं। ये देखिए,
स्टेलर का सिकागो, ये देखिए ये सिकागो है, ये हेल है इसके कंपेरिजन में सिकागो, देखिए आपका ये सिकागो देख रहे हैं, ये सिकागो है। ठीक, पहचान आ गई, कोई परेशानी नहीं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टेलर्स का सिकागो, तो ये जो करंट रिसेंटली अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उसमें मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका का कोयरा, ऑस्ट्रेलिया का थैलेशियन स्पीसीज और रशिया का जो है वो क्या होता है स्टेलर्स सिकागो, ये क्या हो रही हैं, ये इस समय जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स ऑफ बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये भी क्या हो गई हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर्स, बाली जावा का आइए सर्च करते हैं, ये भी देख लेते हैं, इनका भी फिगर देख लेते हैं। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स ऑफ बाली, जावा, ये भी देखिए। इस पर भी डियर स्टूडेंट्स अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट लिखना चाहते हैं कुछ विशेष, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप कमेंट्स आप लिख सकते हैं। रही बात इमेज की, तो इमेज में देखिए ये स्पीसीज, 3 सब स्पीसीज ऑफ बाली, जावा एंड, ये फिगर तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये देखिए ये टाइगर्स की स्पीसीज हैं जो क्या होंगे, विलुप्त हो चुकी हैं। ये सभी जो है स्पीसीज क्या हो गई, विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब आइए मेन पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, अगली बात जो कही जा रही है एक्सटेंशन को लेकर के, 27 स्पीसीज इन लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों में, ज्यादा नहीं, पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 प्रजातियां अभी करंटली एक्सटिंक्ट हुई हैं, विलुप्त हो गई हैं। और इस प्रकार से आईसीयूएम के डाटा के हिसाब से अब तक लगभग 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो थ्रेटेंड हैं, माने विलुप्त होने के कगार पे हैं। ऐसी स्पीसीज में 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं और 31% जिम्नोस्पर्म हैं, जो क्या हैं, विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। अगर इस प्रकार से एक्सटेंशन रेट, एक्सप्लॉयटेशन रेट चलता रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो है विलुप्त हो जाएंगे कमिंग 100 ईयर्स के बीच में। तो आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर फोकस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लॉस के, ये जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसके कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। यहाँ पर क्या है, इस लॉस का जो काज है, कारण है, उस काज को हम जो है 4 इविल कोर्स, 4 बुरे जो है चतुष्क के रूप में देखेंगे, जिसमें पहला है हैबिटेट लॉस, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज और चौथा है को एक्सटेंशन। ये 4 फैक्टर हैं जो हमारी बायोडायवर्सिटी को बैडली डैमेज कर रहे हैं। तो जो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है, ह्यूमन अपने सुविधाओं के लिए कहीं फैक्ट्री लगा रहा है, कहीं इंडस्ट्री लगा रहा है, कहीं पर खेती करने के लिए क्या कर रहा है, अंधाधुंध बायोडायवर्सिटी के वृक्षों को, प्रोड्यूसर्स को काट रहा है। जब उसको काट रहा है तो उसमें रिसाइड करने वाले, रहने वाले जो डिपेंडेंट्स हैं, यानी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स, वो क्या काम करेंगे, वो निश्चित रूप से वहां से भागेंगे अपने हैबिटेट के लिए, वो शहरों की तरफ अपना रुख करेंगे, वो गांवों की तरफ अपना रुख करेंगे और वो हमें डैमेज करेंगे। तो इस प्रकार से एक डाटा दिया जा रहा है कि हैबिटेट लॉस की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो अमेजन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, वो पहले 14% था। इस प्रकार से हैबिटेट लॉस की वजह से अब वो श्रंक होकर के, सिकुड़ करके 6% रह गया है। ये नतीजा है हैबिटेट लॉस का। दूसरी चीज, लॉस इन अमेजन रेन फॉरेस्ट ड्यू टू हार्बरिंग, और अमेजन की जो रेन फॉरेस्ट है उसमें हार्बरिंग की वजह से, यानी
खेती करने के लिए वहां के जंगल को साफ किया जा रहा है, सोयाबीन की खेती करने के लिए जंगल को साफ किया जा रहा है, जो क्या हो रहा है, हैबिटेट यानी बायोडायवर्सिटी के लॉस का एक मेजर कारण बन रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का दोहन, ड्यू टू चेंज इन ह्यूमन नीड इनटू ग्रीड, मानव ने अपनी आवश्यकताओं को अपने लालच में बदल लिया है। तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो बायोडायवर्सिटी ने भरपूर सुविधाएं, खजाने भर भर के रखे हैं, जितना चाहे उतना ले लो, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मानव की आवश्यकता लालच में बदल गई है। चंदन तिलक लगाने के लिए पूरा जंगल भरा हुआ है, लेकिन चंदन की तस्करी के लिए, चंदन के पेड़ों को काटना, तस्करी के लिए, अतिरिक्त लाभार्जन के लिए पौधों को काटना, उनकी कटाई करना, ये क्या हो रहा है, ये मानव की आवश्यकता की लालच में बदलने का परिणाम है। और इस लालच, इस आवश्यकता को लालच में बदलने के कारण ही बहुत सारी स्पीसीज क्या हो गई हैं, वो थ्रेटेंड हो गई हैं, थ्रेटेंड हो गई हैं। पूरी बायोडायवर्सिटी जो है इससे जो है भयानक रूप से कांप गई है। हैबिटेट लॉस और इस बायोडायवर्सिटी के थ्रेटेंड होने के जो कारण हैं वो क्या है, हैबिटेट का लॉस होना, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी जंगली पशुओं का अवैध इलीगल या उनका शिकार करना, इलीगल हार्वेस्टिंग और हंटिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अवैध रूप से, मान्यता नहीं है फिर भी चोरी छिपे तस्करी के लिए ऐसे जीवों का शिकार करना या पौधों की कटाई करना, ये जो है हैबिटेट लॉस का मुख्य कारण है। और मानव तथा जंगली जीवों के बीच में जो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो जंगली जानवरों का हत्या की जा रही है, ये सब ऑल दिस द फैक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ मेनी स्पीसीज इन लास्ट 500 ईयर्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना हुआ रहा है इससे क्या हुआ, पिछले साल 500 सालों में इस प्रकार से बहुत सारी स्पीसीज धरती से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नदारद हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तीसरा फैक्ट है इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, किसी क्षेत्र विशेष में विदेशी प्रजातियों का प्रवेश कराना। क्या होता है, नाइल पर्च एक्सोटिक स्पीसीज, नील नदी की पर्च नाम की एक मछली जो क्या है, विदेशी आक्रमण प्रजाति की है, इसको विक्टोरिया लेक में ला करके क्या किए, डाल दिए, ठीक ना, इन्वेजन करा दिए। परिणाम क्या हुआ, उस विक्टोरिया लेक में रहने वाली जो सिचुएट मछलियां थी, जो वहां की स्थानिक प्रजातियां थी, इनके जाने की वजह से उसकी 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। इसी प्रकार से अमेरिका से क्या है, इकोर्निया जलकुंभी भारत आई, भारत के जलवायु में उसका जो है इन्वेजन हुआ। परिणाम क्या हुआ, ये बंगाल जैसे राज्यों में क्या हुआ, शोक का कारण बन गई। उस जलाशय में जहां ये रहती है वहां की स्थानीय प्रजातियां इसके प्रभाव से मर जाती हैं। क्या है, ये पार्थेनियम लैंटाना जिसको गाजर घास कहते हैं, ये भी विदेशी प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति। और क्या होता है, ये भारत की भूमि पे आकर के क्या काम की, जहां उग जाती है वहां नीचे उगने वाले पौधों को क्या करती है, कंपटीशन कर लेती है, बढ़ने नहीं देती है, और अकारण क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या होती हैं, ये उनके लिए घातक होती हैं। और चौथा कारण है को एक्सटेंशन, बाय एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसीज हंटिंग डिपेंड्स स्पीसीज विल आल्सो एक्सटेंड। ये सामान्य सा नियम है, अगर हम किसी प्रजाति का विनाश कर देंगे, अगर वो विलुप्त हो जाएंगी तो उस पर रहने वाली प्रजाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी। जैसे क्या है कि अगर शिकार जिस पर निर्भर है, शिकारी जिस पर निर्भर है, अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो उस पर निर्भर रहने वाला शिकार ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये सबका प्रभाव है, क्या है, यही 4 इविल क्वार्टेट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी के लॉस के कारण हैं, हानि के कारण हैं। अब प्रश्न यह है कि बायोडायवर्सिटी से हमको बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। अब इस बायोडायवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउ लॉस प्रोटेक्शन, लास्ट इस बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन कैसे करें, तो पता लगता है सिंपल आंसर है बाय इन सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन।
इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब प्रश्न आया कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है? तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आइए देखते हैं, अगले पेज पर इस पर चर्चा किया गया। ये देखिए, ये हमारी बायोडायवर्सिटी है, इसके कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सच टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी। इस बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के क्या हम कर सकते हैं? तो कंजर्वेशन इज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन, ये क्या कहलाता है? ये कंजर्वेशन कहलाता है। अगर इस पर हम कमेंट देखना चाहें, तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो फाइंड द कमेंट्स ऑन इट। कंजर्वेशन क्या है? इफ यू वांट टू राइट कमेंट्स ऑन कंजर्वेशन यू कैन find here the comments. Okay, these are the comments on conservation. Dear student, you can have a screenshot for this, and for your proper notes you can look and find it. And I think your camera is also supporting to you to write it. Okay, thanks. Now let us move on next point. Yes, my dear students, let us look बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये दो प्रोसेस हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के। इन सीटू कंजर्वेशन, आइए हम लोग सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है। नो क्यों इधर है नहीं? इन सीटू कंजर्वेशन नहीं, क्या दिया है? स्पेशल मैनेजमेंट, नो ये चीजें नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे? ये इन सीटू कंजर्वेशन नो, इस पर हमें नोट नहीं मिलेगा। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सीटू जो जीव जहां पे है उसको उसी के हैबिटेट में उसको कंजर्व कर देना, प्रोटेक्ट कर देना, प्रिजर्व कर देना, मैनेज कर देना, जिससे वो फेवरेबल क्लाइमेक्स, फूड, नर्सिंग और नेचर उसको मिल सके, जिसकी वजह से वो इजिली हेल्दी रहते हुए ब्रीडिंग कर सके। ये सारी चीजें इन सीटू कंजर्वेशन होता है। अब इन सीटू कंजर्वेशन के यहाँ पे एग्जांपल हैं सेंचुरीज। सेंचुरीज क्या होते हैं? फॉर ओनली एनिमल्स होते हैं, और इंडिया में 544 सेंचुरीज हैं। सेक्रेड ग्रुप्स हैं, जैसे खासी हिल मेघालय की, ये सेक्रेड ग्रुप है। सेक्रेड ग्रुप क्या होते हैं? पवित्र स्थल होते हैं। विशेष करके वो प्रजातियां, अभी इस पर हम आपको कमेंट दे देंगे, विशेष करके वो प्रजातियां जो रेयर हैं, रेयरेस्ट हैं, इंडेमिक हैं, कहीं और नहीं पाई जा सकती, ऐसी प्रजातियों को क्या करते हैं? उसी स्थान पर कोई धार्मिक स्थल से जोड़ देते हैं और आस्था, धार्मिक आस्था के साथ उसको जोड़ करके जो है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। ये सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। बायो रिजर्व हैं 18 इंडिया में, नेशनल पार्क 103 इंडिया में है। फर्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में इसको बनाया गया था। हॉट स्पॉट्स हैं, कंसेप्ट, ये हॉट स्पॉट का कंसेप्ट जो है नॉर्मन मेयर ने 1988 में दिया था। ये क्या होता है? कंजर्व्ड एरिया फॉर एंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस पर थोड़े से कुछ कमेंट्स और इसके ग्राफ हम देखना चाहेंगे। तो ये देखिए, सेंचुरी के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं, जो इन सीटू कंजर्वेशन का क्या है, एक क्वेश्चन है। सेंचुरी के बारे में डियर स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स लेना चाहें तो ये सेंचुरी के बारे में नोट दिया गया है। ये सेंचुरी के बारे में आप इतने नोट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने नोट्स को आप सजा सकते हैं, ठीक है। ये सेंचुरी हुआ। अब इसके इमेजेस के बारे में आप देख लीजिए। यस, ये देखिए, ये सेंचुरीज हैं जिसको अभयारण्य बोलते हैं। ये सेंचुरीज है, ये देखिए, ये सेंचुरीज हैं कि जो जीव जहां जिस स्थान पर रह रहा है उसी स्थान पर उसको बैरिकेटिंग दे करके उसको जो है प्रोटेक्शन दे देते हैं। ये नेशनल पार्क, ये सब सेंचुरीज हैं। और ये देखिए, ये बाघ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन गुजरात में का ये है, ठीक है। तो ये सेंचुरीज हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं?
पवित्र धर्म धार्मिक स्थल। ये देखिए सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में अगर आप कमेंट पाना चाहें तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से कमेंट सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पा सकते हैं। ये कमेंट्स आपके सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में है। यू कैन राइट परफेक्टली एंड फाइंड इट। नाउ लुक इमेज फॉर सेक्रेड ग्रुप। ये देखिए बेटा ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ये देखिए धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल कोई देवी देवता यहाँ है, इनके नाम पर एक पवित्र क्षेत्र को अनुबंधित करते हैं। भैया ये यहाँ पे जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो इस देवता के हैं। तो यहाँ पे जो रीजनल लोग रहते हैं, यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी आस्था होती है कि हमारे देवता के, हमारे ब्रह्म बाबा के, ये हमारे हनुमान जी के, ये हमारे गॉड के ये प्रांश हैं। इसलिए आध्यात्मिकता जुड़ जाती है कि इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, तो इसलिए ये काम करते हैं। ये देखिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर कोई ईंट पत्थर जोड़ करके यहाँ पर कोई देवी देवता बन गए हैं या कोई बाबा जी हो गए हैं। अब इनके चतुर्दिक जितने प्रांश होंगे वो यहाँ के सेंचुरीज हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए तमाम देवस्थल हैं। अब इस देवताओं के नाम पर कुछ 500,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ये कहा दिया जाए कि यहाँ के जो देवता है ये उनका क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे रहने वाले जो क्षेत्रीय लोग हैं इनका बड़े आत्मीय मन से, यानी इसके एक फूल पत्ती को भी डिस्टर्ब करना वो क्या मानते हैं, ये इस देवता का अपमान मानते हैं, इसलिए उसकी रक्षा करते हैं। ये देखिए ये सेंचुरीज भी है, ये भी सेंचुरीज है। यहाँ जो इनको देवता के रूप में मानने वाले लोगों का ये क्षेत्र जो है सेंचुरीज हो गया है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेशनल पार्क को भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये नेशनल पार्क। डियर स्टूडेंट्स अगर आप नेशनल पार्क पर कमेंट लिखना चाहते हैं तो ये नेशनल पार्क पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही है, ज्यादा नहीं, इतना कमेंट्स है। आप नेशनल पार्क पर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कमेंट लिख लीजिए और यहाँ देखिए इमेज देखते हैं हम लोग। नेशनल, व्हाट इज नेशनल पार्क, यहाँ देखिए डिफिनेशन भी दे दिया गया है। पार्क मैनेजमेंट एजेंसीज थ्रू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यूज द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द नेशनल पार्क। क्या लेते हैं, एक नेशनल पार्क इज ए रिलेटिव लार्ज एरिया सेट असाइड फॉर इट्स फीचर्स ऑफ प्रीडोमिनेंटली क्या है अनस्पॉइल्ड लैंडस्केप flora and fauna permanently dedicated for public enjoyment, educating and inspiration, and protects from all interferences other than the essential management practices so that it naturally attributed are preserved. ये क्या हुआ, ये नेशनल पार्क का डिफिनेशन दिया गया डियर स्टूडेंट्स, और ये वो डिफिनेशन है जिसे आईएएस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले भी तैयारी करते हैं। ये आइए अब हम लोग कुछ इमेज देखते हैं। ये इमेज देखिए, ये क्या है, ये नेशनल पार्क का एक खंड है जिसे यहाँ इस इमेज के द्वारा दर्शाया गया है। ये नेशनल पार्क आपका है। नेशनल पार्क में वो यहाँ जीव जंतु हैं, यहाँ पे इसके चीजें हैं। ये नेशनल पार्क देखिए, ये सॉरी जो मैंने झूठे थोड़ी ने कहा कि सतरंगी परिधान बहिन आनंदित हुई धरा है। एलियन झूठे थोड़े धरती की सुंदरता को देख के पागल हो रहा है। खुदा भी आसमान से इस धरती को देख के झूठे थोड़े नहीं पागल हो रहा है कि देख करके मोहित हो जा रहा है। तो ये ब्यूटी देखिए, ये क्या है, ये नेशनल पार्क है जहां जीवों को हम संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं और बेहतर ढंग से जीने के लिए मैनेज करते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो हॉट स्पॉट के बारे में ये चीज हम लोग देखेंगे। हॉट स्पॉट क्या है जरा आइए देखते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, हॉट स्पॉट से पहले आप कमेंट लेंगे, इसके बाद हम लोग हॉट स्पॉट क्या है ये देखिए। नॉर्मन मेयर ने हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया, आपको भी वहां बताया गया ये हॉट स्पॉट है। और इमेज के बारे में अगर देखना चाहें तो डियर स्टूडेंट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ये हैं आपके। देखिए ये है सब, ये जितना एरिया कवर्ड है, ये बड़े हॉट स्पॉट्स, ये छोटे हॉट स्पॉट्स, ये सारे पॉइंट्स जहां जहां देख रहे हैं ये सब हॉट स्पॉट्स के पॉइंट्स हैं। ये हॉट स्पॉट्स विश्व का हॉट स्पॉट्स है। ये जितने पॉइंट हैं ये सब हॉट स्पॉट्स के हैं, ठीक है। अब आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इस प्रकार से ये हॉट स्पॉट्स होते हैं। तो हॉट स्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया, नॉर्मन मेयर ने दिया। हॉट स्पॉट एक्चुअली वो एरिया होते हैं जिसको
इंडेमिक, जहां पर स्थानीय प्रजातियां होती हैं, स्थानीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थानिक एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो उस स्थान विशेष से भिन्न कहीं और नहीं पाई जा सकती। जैसे कश्मीर का सेब कश्मीर में ही मिलेगा, तो कश्मीर की क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। हिमालय के जो पुष्प नाग होते हैं या नाग पुष्प, नाग केसर, वो सब क्या है, वहां की प्रजातियां हैं, वहां से भिन्न ब्रह्म कमल वो वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी ऐसा क्लाइमेक्स नहीं है, अन्यत्र नहीं पाए जाएंगे, इसलिए वहां की एंडेमिक स्पीसीज हैं। साथ साथ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो अन्यत्र नहीं मिल रही हैं, वो क्या होंगी, वो जो है वहां की स्पीसीज होती हैं। और थ्रेटेंड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, अगर किसी स्थान में हैं तो उनको उसी स्थान पर गवर्नमेंट वहां की क्या करती है, उनको वहीं पे संरक्षण कर दे देती है, संरक्षित कर देती है, जिससे वो सुरक्षित रह सके। यस डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आइए हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन पे चर्चा करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, जरा इस पर हम लोग देखते हैं इन सिटू कंजर्वेशन है क्या। फाइव डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन पर पहले कमेंट्स ले लेते हैं, क्या हमारे सुटेबल नोट्स हो सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन पर। तो ये देखिए, ये यहां तक है, 2 बार में आपको लेना पड़ेगा इन सिटू कंजर्वेशन। फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद मैं पेज को आगे बढ़ाता हूं, फिर दूसरा ले लीजिए, यस 1 2 3 आगे चलिए, अब यहां तक फुल ले लीजिए। ओके, अब आइए जरा इन सिटू कंजर्वेशन के कुछ सब एग्जांपल देख लें, कुछ इमेजेस देख लें। इन सिटू कंजर्वेशन के डियर, ये देखो, ये तीन इन सिटू कंजर्वेशन के ये जो है ये शो किया जा रहा है। ये देखिए इन सिटू कंजर्वेशन के ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इन सिटू का मतलब होता है कि कोई जीव जहां पर असुरक्षित है, वहां से अगर वो पोर्टेबल है तो उसको उठा करके किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख देना। और ये सब दूसरे सुरक्षित स्थान है जहां पर एनिमल्स को, प्लांट्स को ला करके हम जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये इन सिटू कंजर्वेशन का एक जो है क्या है, एक चिड़ियाघर या एक प्रकार से बना हुआ प्लांट का, एनिमल्स का इन सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, और भी कोई और नहीं है। अब आइए हम लोग एक एक करके चलते हैं। अब ये जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू कंजर्वेशन में जैसा आप जानते हैं, इक्स माने बाहर, सिटू माने सिचुएटेड, व्यवस्थित कर देना। ऐसे जीव जहां पर अगर किसी अन्य एरिया में अगर वो संरक्षित नहीं हो सकते, सुरक्षित नहीं है, दुर्लभ प्रजाति के हैं, विलुप्त होने वाले हैं, उस जीव को वहां से उठा करके हम एक जनरली उसमें क्या करते हैं, उसको संरक्षित कर देते हैं किसी ऐसे स्थान पर जहां पहले से उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए स्थान बना होता है, वहां पे ला करके सुरक्षित कर देते हैं। इसमें क्या है, जैसे चिड़ियाघर है, इसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, ये इन सिटू जंतुओं के, फॉर एनिमल्स के लिए क्या होता है, ये सुरक्षा का जगह होता है चिड़ियाघर। कोई जीव जंतु है, पशु पक्षी है, अगर कहीं असुरक्षित है, उसको वहां से उठाकर ला करके क्या करते हैं, किसी चिड़ियाघर में व्यवस्थित कर देंगे। तो चिड़ियाघर क्या है, या जूलॉजिकल पार्क उसको बोलते हैं, वो इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल है। फर्स्ट इंडिया का पहला जो जूलॉजिकल पार्क था वो बैरकपुर था, जिसे 1800 में बनाया गया। जो दूसरे जूलॉजिकल पार्क हैं वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो हैदराबाद में है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है जो कि न्यू दिल्ली में है। अब जूलॉजिकल पार्क के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ जूलॉजिकल पार्क के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, पहली बात तो उस पर अगर कमेंट आप लिखना चाहें तो ये कमेंट्स लिख लीजिए जूलॉजिकल पार्क पर। ठीक है, इतना तक है, वहां से लेके यहाँ तक ये जूलॉजिकल पार्क पर कमेंट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आपको फुर्सत मिले आप अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ जूलॉजिकल पार्क के इमेजेस को हम लोग देख लेते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क ए वेयर वेरियस लिविंग एनिमल्स आर केप्ट विद इन एनक्लोजर। ठीक है, ये डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स के। अब आइए देखिए, ये कुछ जूलॉजिकल पार्क के एग्जांपल हैं। ये देखिए, ये जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर है, बहुत प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखिए जूलॉजिकल पार्क है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ सुरक्षित पड़े हुए हैं। और इसके बाद ये जूलॉजिकल पार्क देखिए, यहाँ पर जीवों को संरक्षण दिया रहा है। ये देखिए, ये भी जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पर इनको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं बेटा, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, वो गार्डन, वो पार्क जहां पर क्या होते हैं, केवल वेजिटेशन, फ्लोरा को क्या किया जाता है, रिप्लेस ला के प्लेस किया जाता है, सिचुएटेड किया जाता है, यानी वनस्पतियों को
विभिन्न प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों को ला करके संरक्षित किया जाता है जिस स्थान पर, उसको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। जेसी बोस बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन ऊटी में है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, आइए कुछ बोटेनिकल गार्डन्स पर कमेंट और इसके फिगर भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे, बोटेनिकल गार्डन पर कमेंट्स देख लेते हैं। ये बोटेनिकल गार्डन पे कमेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोटेनिकल गार्डन्स पर। ठीक है, और इसके इमेज को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बोटेनिकल गार्डन्स है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लाके संरक्षित किया गया है। लोग यहाँ पे आकर के आनंद भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। और कुछ और बोटेनिकल गार्डन्स के, ये देखिए ये बोटेनिकल गार्डन्स है, ये क्या है, ये यहाँ पर सब पौधों को संरक्षित किया गया है। ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखिए। ये बोटेनिकल गार्डन्स है, क्या है, क्या है, ये ग्रीन हाउस में इनको रखा गया है जिससे ये प्रॉपरली जो ग्रो कर सके। ठीक है, और ये बोटेनिकल गार्डन आप देख लीजिए, ये भी बोटेनिकल गार्डन आपका है। आइए देखते हैं आगे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ये भी देखिए ये भी बोटेनिकल गार्डन है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वेजिटेशंस यहाँ आके प्रोटेक्ट किए गए हैं। वो जिस क्लाइमेक्स में जिंदा रह सकते हैं वो क्लाइमेक्स, वो फ्रूट, वो न्यूट्रिशन, वो इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड किया गया है जिससे ये प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो ये बोटेनिकल गार्डन्स है। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन्स का ये एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखते हैं जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है, ये भी एक सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों के जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है जो रेयर हैं, एक्सटेंट हो गए हैं या जिनके फॉसिल मिले हैं, अगर उनपे जीन है तो उसको ला करके रियलाइव करने के लिए, सेल के कल्चर के लिए उनको क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। ये देखिए जीन बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जीन बैंक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो जीन बैंक पर हम लोग क्या काम करते हैं, एक कमेंट से लिखना चाहेंगे। ये देखिए जीन बैंक पर कमेंट है, माय डियर स्टूडेंट यू कैन राइट नोट्स ऑन जीन बैंक्स, हियर इज द कमेंट्स ऑन जीन बैंक, यू कैन राइट एंड बी परफेक्ट ऑन योर बेसिस। एंड नाउ लुक द इमेजेस ऑफ फ्यू जीन बैंक्स। ये देखिए ये कुछ जीन बैंक्स के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट एनिमल्स के, लिविंग्स के जीन यहाँ पर जो है ये बॉटल्स में भर करके रखे गए हैं। ये देखिए ये भी जीन बैंक है, उसमें कोड लगा करके सब यहाँ पे सब रखे गए हैं, सबका सुरक्षित। ये भी देखिए ये जीन बैंक का जो स्टडी होता है ये सब यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए ये जीन बैंक का जो है ये डिफरेंट मॉडल दिया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ सीड्स को इन द फॉर्म ऑफ जीन बैंक यहाँ क्या क्या है प्रोटेक्ट किया करके रखा गया है। ठीक है, तो ये जीन बैंक के बारे में जानकारी हो गई। अब डियर स्टूडेंट आते हैं हम लोग जो है जीन बैंक के बारे में। कुछ जीन बैंक के बारे में यहाँ क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो है ये न्यू दिल्ली में है। और ICRISAT जीन बैंक क्या है, पटानचेरू में ये जो है स्थापित है। अब हम देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर किसी भी जीव के जीन को क्या करते हैं, -196 डिग्री नाइट्रोजन लिक्विड पे क्या करते हैं, फ्रीज करके रखते हैं। ठीक है, इसमें स्पर्म ओवम को भी प्रिजर्व किया जाता है। इसमें कुछ क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या है, इंदिरा IVF सेंटर या रेनबो हॉस्पिटल इंडिया में, ये सब इंडिया के एग्जांपल, ये भी इंडिया के एग्जांपल है। मैक्स हेल्थ केयर और आकाश फर्टिलिटी सेंटर। तो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे देखते हैं कि क्या होते हैं इनके बारे में। पहले हम लोग नोट्स देखेंगे क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन क्या होते हैं। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में डियर स्टूडेंट जो नोट्स है इसे आप देख लीजिए, इस पर ये नोट्स हैं, इसे हम अच्छी तरह आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो इमेजेस हैं वो देखिए। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन यहाँ पर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री पर यह क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए व्हाट इज क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन, यहाँ पे देखिए क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के बारे में। ये देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग, स्टोरेज एंड वार्मिंग, ये सारी चीजें यहाँ की जा रही। फ्रीजिंग किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है और वार्मिंग करके उसको जो है फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है, किसको, सेमन को।
आइए कुछ प्लांट्स के भी हैं, ये देखिए इनके जीन्स को यहाँ पर जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा रहा है जिससे वो सुरक्षित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इतना सब कुछ जानने के बाद अब माय डियर स्टूडेंट्स ये 6 पॉइंट हुआ। 7th पॉइंट कंजर्वेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये लिविंग्स, ये बायोडाइवर्सिटी, इसके कंजर्व करने के लिए क्या डेफिनेशन। ऑलराइट, हम लोग इस पेज को स्टडी कर चुके हैं। 8वें पेज पर कुछ नहीं है, ये केवल वही पॉइंट आगे हम लोग देखना था, लेकिन वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहां आकर के आज हम लोग इस चैप्टर को एक शॉट में कंप्लीट करने में सफल हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इस मेहनत का आप लोग सार्थक प्रयोग करेंगे और इसी प्रकार से कमिंग सेशन में आपको हर लेसन पर एक शॉट देने का प्रयास करूंगा। आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मेरी सारी थकावट उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप अपने अच्छे रैंक से यूपी के टॉप 10 में अपना नाम लिख करके अंकित करके जिस दिन आके कहेंगे सर मैंने ला दिया, माय डियर स्टूडेंट मैं आपको धन्य हो जाऊंगा, मुझे लग जाएगा कि मैं अपना अर्जुन पा गया। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी थैंक्स टू यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट एंड प्रॉपरली वॉच। आप इसे कायदे से देखिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसे देखेंगे नहीं तो मेरे श्रम का मेहनत मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इसे प्रॉपरली देखिए, पढ़िए, जिससे आप जितना पढ़ेंगे हमें उसका मूल्य मिल जाएगा। तो यस डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी थैंक्स टू यू, वेरी वेरी थैंक्स टू यू, बी बेस्ट, डू बेस्ट टू बी बेस्ट। थैंक यू, बाय।